MSD 6 के अंतर्गत आज हम अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता यानी प्रयोगवाद की प्रवृत्ति में एक और प्रवृत्ति को जोड़ेंगे कि उस समय की जो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति थी उसमें अनुभूति और ईमानदारी की प्रामाणिकता भी बढ़ गई। वो कैसे? देखिए, वैसे तो ईमानदारी जो है वो काव्य का मुख्य गुण है। व्यक्ति ईमानदार होकर के लिखता है, लेकिन बहुत जगह बहुत सारी सी चीज़ें जो ईमानदारी की बात यहाँ पर कवि कर रहे हैं, वो जो लेखकों ने उसकी आलोचना की है वो क्यों की है? क्योंकि देखिए, जैसे राजाओं की प्रबंध काव्य थे, राजाओं के विषय में जो चर्चा करनी होती थी तो बहुत बड़ा चढ़ा करके कर देते थे। राजा के अंदर गुण कम है, लेकिन उन गुणों को इतना बड़ा चढ़ा दिया कि लगने लगा कि राजा ना हुआ भगवान हो गया। इतना वीर हो गया, इतना वीर हो गया जिसकी वीरता की कोई सीमा ही नहीं है। तो इस तरह की जो वो है, तो ये है, ये ईमानदारी जो है इसमें क्या होता है, ये ईमानदारी अच्छी भी है और ख़राब भी है। ख़राब क्या है कि आपने इतनी इतनी जो उसकी प्रशंसा कर दी, उससे जो समाज था वो तो उसके पीछे चल रहा है, लेकिन राजा की यदि राजा को सरल दिखा दिया, और राजा सरल है नहीं। आपकी कलम में तो ताकत है, आपने राजा को बहुत सरल दिखा दिया और राजा उतना सरल नहीं था। अब क्या हुआ? जो हमारा समाज होगा, जो हमारे बच्चे होंगे, वो तो राजा को सरल समझने की कोशिश करेंगे, जबकि राजा उतना सरल नहीं था। राजा एक अलग तरीके का शासक था, राजा एक अलग तरीके का वीर था। वीरता भी तो कई तरह की थी। राजा ने अपनी संपत्ति तो बनाई, लेकिन किस तरीके से, किस तरीके से, ये प्रश्न उठता है। तो ईमानदारी का जो वो एक वो रखते हैं, वो कैसा है, किसके ऊपर व्यक्त की जा रही है और क्या बताया जा रहा है। या फिर हमने जिसको हमने चोर दिखाया, जो हम चोर दिखाते थे, अक्सर हमने चोरी में पकड़े हुए लोगों को हम दिखाते हैं। हम किन लोगों को चोर कहते हैं? उन लोगों को जो अपनी परिस्थिति बस किसी कारण बस छोटी छोटी चीज़ों को चोरी करके फंस जाते हैं। यानी घर में पैसा नहीं है, घर में घर बनाने के लिए सामान नहीं है, जो व्यक्ति कहीं गया, उसको एक लोटा मिला, उसने उस लोटे को चोरी कर लिया। एक बर्तन को लेकर के चोरी करके चला आया। कुछ 10 रुपये रखे थे, वो 10 रुपये को चोरी करके चला आया। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये नहीं कहती मैं कि ये गलत नहीं है, पूरी तरह गलत है। लेकिन उन चोरों का क्या, जो करोड़ों करोड़ों हजम करके बैठ गए और उनको कोई छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? उनके पास इतने तो प्रमाण हैं, इतने लोग उनके साथ खड़े हुए हैं कि आप उनको छू नहीं सकते। तो ये तो एक तरीके से अन्याय हो गया ना, ये अन्याय हुआ, ये न्याय की बात नहीं। खैर, हम इस बात को यहीं पे विराम देते हैं। ये बात मैं मोटिवेशनल में अलग से फिर बात करूँगी, लेकिन मेरे मोटिवेशनल वीडियो भी हैं, तो मैं उसमें कभी चर्चा करूँगी, तो मैं इस विषय पर चर्चा करूँगी। लेकिन फ़िलहाल हम अपने विषय पर आ जाते हैं। तो प्रयोगवाद और नई कविता के सृजन दौर में अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता पर सर्वाधिक ध्यान मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर ने दिया। दूसरा सप्तक की समीक्षा करते हुए प्रभाकर माचवे ने कवि कर्म की ईमानदारी को काव्य मूल्य के रूप में घोषित कर दिया। अनुभूति की ईमानदारी का दावा नई कविता के पहले के कवि भी कम नहीं करते हैं। फिर नई कविता में ईमानदारी का क्या अर्थ है? यानी पहले कवि भी कहते हैं कि हमने तो ईमानदारी से जो है कविता की को लिखा है, लेकिन यहाँ जो प्रयोगवाद में किस ईमानदारी के विषय में चर्चा की जा रही है? छायावाद और प्रगतिवाद के कवियों की ईमानदारी पर प्रयोगवाद और नई कविता ने संदेह व्यक्त किया और कहा कि छायावादी कवि में करुणा और प्रगतिवाद कवि में जनभेद ना करना रहा झूठा था। यानी उनका कहना था कि छायावादी कवि सभी करुणा में डूबे हुए हों, ऐसा नहीं था, और प्रगतिवादी कवि सारे जो है
सारे समाज की दुखों से दुखी हूँ, ऐसा भी नहीं था। कोरी बौद्धिक सहानुभूति मात्र छलना है। रघुवीर साय ने कहा कि काव्य सृजन का ईमानदारी एक मौलिक गुण है, उस बौद्धिक स्तर पर पर्याय है जिस पर आकर हमारा तर्क पूर्वाग्रह व्यक्तिगत रुचि के ऊपर उठ जाता है। जैसे कि व्यक्तिगत रुचि के ऊपर उठ गया ना, कि पहले हम सिर्फ राजाओं को ही किसी चीज़ का नायक बनाते थे। गोदान में उन्होंने होरी को बना दिया, किसान को बना दिया। ये प्रेमचंद्र जी की कला का कमाल है कि उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को ऊपर ला करके खड़ा किया। तो ये इस तरीके से तो ये ईमानदारी है कि ईमानदारी से उसके व्यक्तित्व को सामने रखा। लेकिन क्या ये ईमानदारी कहीं और भी रखी जा सकती है? नहीं, हर जगह ये ईमानदारी नहीं रखी जा सकती। जितनी सहजता से होरी के कैरेक्टर को रख दिया गया, उतनी सहजता से और जगह के कैरेक्टर को नहीं रखा जा सकता। और यही कारण है कि वो वहाँ जो लेखक है वो कहीं ना कहीं अपनी कलम में फेरबदल कर जाता है। ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन जब बात केवल ईमानदारी की हो तो ठीक है, लेकिन जब बात किसी के ऊपर चली जाए, यानी कोई एक व्यक्ति में सारे गुण हैं, थोड़ा सा यदि कोई छोटी मोटी कमजोरी है, केवल उसी की वजह से उस व्यक्ति पर धब्बा लग जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए कभी कभी थोड़ा सा फेरबदल होता है, लेकिन प्रयोगवाद की बात वापस से करते हैं। तो रघुवीर साय ने कहा कि काव्य सृजन का ईमानदारी एक मौलिक गुण है, उस बौद्धिक स्तर का पर्याय जिस पर आकर हमारा तर्क पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत रुचि के ऊपर उठ जाता है, जिस पर आकर हम में वस्तुओं और वास्तविकता का सही अनुभव होता है। वह उस चेतना के पहले की चीज़ें हैं जो ज्ञान के क्षेत्रों को विभाजित करती हैं। जैसे ज्ञान एक है, वैसे ईमानदारी भी समझते हैं। अनुभूति यदि अखंड है और सच्ची है तो वह वस्तुओं के भीतर से निकलती है, मात्र छूकर नहीं छोड़ जाती। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा कि इस प्रकार ईमानदारी एक बौद्धिक संगठन है। गरज की ईमानदारी समझदारी का दूसरा नाम है। गरज की ईमानदारी कौन सी? जैसे कि मैंने कहा कि भाई गरज थी ना, जो क्या कहते हैं, जो आदिकाल में जो हम कहते हैं चारण काव्य, वो क्यों कहते थे उनको? क्योंकि वो उन्होंने राजाओं की स्तुति प्रस्तुत की है, राजाओं की प्रशंसा में ही सिर्फ लिखा है। तो वो काव्य में जो है वो ईमानदारी जो है वो कैसी ईमानदारी है? कहाँ गई? गरज की ईमानदारी, क्योंकि वहाँ से वो तनख्वाह ले रहे हैं, वो अपनी तरीके से राजा के ऊपर नहीं लिख सकते, उनको उसी बात की तनख्वाह दीजिए। राज दरबार के कवि हैं, राज दरबार की से अलग होकर के बात नहीं कर सकते, तो वो उनकी व्यवस्था थी। प्रयोगवाद के बाद नई कविता, जब लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान पुस्तक पर लिखी, तब उन्होंने अनुभूति के साथ प्रामाणिकता का प्रश्न उठाया। सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्तर पर गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी में कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी पर 2 किस्तों में चर्चा की। यह विचार उठा उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। नहीं, 2 किस्तों में चर्चा की। उनके विचार से व्यक्तिगत ईमानदारी एक अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना यह विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। तो उनका कहना ये था कि जिस तरह की ईमानदारी है उसको उसी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। ये अपने स्तर पर ठीक है, इसलिए तो कहते हैं स्वाधीन होना जरूरी है। लेखक का स्वाधीन होना जरूरी है। पराधीन हो गया ना, लेखक तो पराधीन हो गया, खरीदा हुआ हो गया। भाई राज दरबार का कभी, राज दरबार का लेखक, अब वो राज दरबार से हट करके बात कैसे कह सकता है? वो कैसे स्वतंत्र होकर के लिख सकता है? ये बात कहना कितना आसान है कि आप स्वतंत्र होकर लिखिए। कैसे लिखेंगे? वस्तु का वस्तुमूलक आकलन करते हुए लेखक उस आकलन के आधार पर वस्तु तत्व के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया व्यक्त करे। ये लेखक का धर्म है, लेकिन ये धर्म तब बदल जाता है जब वो पराधीन हो जाता है, अर्थात रोमांटिक आत्मनिष्ठता को त्याग कर विवेक युक्त वस्तुनिष्ठता का पालन करें। नई कविता के ज़्यादातर कवि ईमानदार अनुभूति की राह पर चले, और इसी कारण से नई कविता के कवि कौन है? वो किसी के गुलाम नहीं है।
वो स्वाधीन कवि हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं। हाँ, एक कमी है उन कवियों में कि उन्होंने काव्य लिखने की के लिए जो मेहनत करना चाहिए वो जीरो भी नहीं की। उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचा, ना पढ़ा, ना समझा, बस अपने काव्य की का सृजन किया। वो पूरी ईमानदारी से किया, क्योंकि वो उनकी कलम उनके हाथ में है, जैसे चाहे जैसे उसका यूज़ करें। श्रीकांत वर्मा ने लिखा है, मैं गौर से सुनता हूँ औरों के रोने को, मगर दूसरों के दुख को अपना मानने की बहुत कोशिश की नहीं। उन्होंने कहा कि दूसरे जो ये कहते हैं ना, दूसरे के दुख को हम अपना समझते हैं, वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अब नेचुरल सी बात है कि भाई जो व्यक्ति को अपने दर्द से चोट होती है, तकलीफ होती है, वो दूसरे के दुख से अनुभव नहीं होती। ये कहने भर की बात हो सकती है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि दूसरों के दुख से यदि व्यक्ति दुखी होना सीख जाए तो समाज के अंदर जो दुख है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जिस दिन व्यक्ति इन दूसरों के दुख को अपना समझने लगेगा, उसी दिन दुखों का अंत होना भी शुरू हो जाएगा। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर मैं नए उसके साथ फिर मैं चर्चा करूँगी। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।